नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से हम आपको बता देते हैं कि सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। देर रात चिरायु अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया है। लालजी टंडन के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। कल शिवराज कैबिनेट की बैठक में भी वे शामिल थे। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। मंत्री अरविंद भदौरिया की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो लगातार जनप्रतिनिधियों के भी संक्रमित होने के मामले एक के बाद एक निकलकर सामने आ रखे हैं। अब मंत्री अरविंद भदौरिया की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और इस वक्त सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, वाकई में गंभीर मामला, लगातार जनप्रतिनिधि इस तरह से संक्रमित होते जा रहे हैं, लेकिन मंत्री का संक्रमित को जाना, जो कैबिनेट बैठक में भी हाल ही में शामिल हुए हैं, अब किस तरह से आगे की व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपेश साहब, और केवल कैबिनेट बैठक नहीं बल्कि अभी जो एमपी के राज्यपाल का अंतिम संस्कार लखनऊ में हुआ था उसमें भी वो साथ में गए थे। तो अब ये देखने वाली बात है कि ये अभी इस तरह का डिटेल नहीं मिल पाया कि कल जो मुख्यमंत्री ने 1-to-1 किया मंत्रियों के साथ, तो उसमें इनके साथ 1-to-1 किया या नहीं, क्योंकि फिर कोरोना की जो गाइडलाइन है वो तो कहती है कि पूरी चेन को क्वारंटीन होना पड़ेगा। जो जो लोग उनसे मिले हैं तो उनमें मंत्रालय भी है, उनमें सीएम भी है। अब ये तय नहीं है कि उनकी इनकी मुलाकात हुई है या नहीं, लेकिन हाँ ये इसी तेजी से फैलने की वजह से एमपी में एक बार फिर से लॉकडाउन की शुरुआत हो रही है दीपेश। बहुत तेजी से संक्रमण फैल रहा है और केवल भोपाल नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के छोटे छोटे जिले भी तेजी से प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल, जैसा आपने कहा भी कि कैबिनेट की बैठक में भी शामिल हुए थे और वो लखनऊ भी गए थे, लेकिन अब एक सवाल ये खड़ा होता है प्रवीण जी, लगातार हम तस्वीरें देखते हैं कि जनप्रतिनिधि भी उस नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं जो वाकई में आम लोगों के लिए भी है। चाहे मास्क का जिक्र हो, वो चेहरे पर नजर नहीं आता है, सोशल डिस्टेंसिंग हो, वो कहीं दिखाई नहीं देती है। यही वजह है कि इस तरह की अब रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है। हालांकि सीएम के मसले में ये कहना ठीक नहीं होगा दीपेश, क्योंकि मंत्रालय में वो जितनी भी मीटिंग करते हैं तो मास्क के साथ ही करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मंत्री का मूवमेंट ज्यादा है, लेकिन ये केवल उस वजह से हुआ होगा या लापरवाही के कारण हुआ होगा, ये इसको कहना अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत तेजी से हो रहा। बहुत सारे ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं और जिनमें कोई लक्षण नहीं है और उसके बाद वो कैरियर बन जा रहे हैं कोरोना के। तो ये बात सही है कि एहतियात बरती जानी जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लेकिन सिर्फ इतना कर लेने से व्यक्ति बच जाएगा इसमें भी डाउट है, क्योंकि कौन कब कहाँ आपके घर आ रहा है। इस समय जो एमपी में हालात हैं वो ये है कि कब किसे हो जाएगा कोरोना, ये बिल्कुल भी कहा नहीं जाता। जी जी, प्रवीण जी, एक और चीज ये भी जानना चाहेंगे कि कई जैसे कि आपने कहा भी कि सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या इनके साथ भी ऐसा ही था कि किसी तरह के सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे थे? और चूंकि कल कैबिनेट की बैठक में जब वो शामिल हुए थे तो आपने इस बात का भी जिक्र किया कि ये जो नियम है, प्रक्रिया है, वो तो यही कहती है कि जितनी भी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री है उन्हें क्वारंटीन किया जाता है। तो क्या अब होम क्वारंटीन होकर अब विभागीय कामकाज अब सभी मंत्री संभालेंगे या फिर कोई और व्यवस्था देखने को मिलेगी? अभी इस बारे में कुछ क्लियर नहीं हो पाया। ये है कि वो हॉस्पिटल में है, उनका भी सेकंड टेस्ट जो है वो बाकी है। कई बार ये हो जाता है कि पहला पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव और उसके बाद के तो सारे नेगेटिव, तो फिर वो सिर्फ क्वारंटीन होके रह जाएंगे। तो अभी इस पे ये नहीं, लेकिन हाँ ये बात तय है कि जो प्रशासन है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो पूरी इस चेन को तलाश रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ गए थे, इनकी किन किन से डायरेक्ट मुलाकात हुई है या 1-to-1 हुआ है या किन लोगों से वो मिले हैं, बंगले में मिले हैं, बाहर मिले। ये सारी उनकी कॉन्टेक्ट जो हिस्ट्री है वो तलाशी जा रही है। और मुझे लगता है कि जो एमपी में तेजी से उन्होंने वो शुरू किया लॉकडाउन बढ़ाने वाला जो निर्णय सरकार का है, वो इसी वजह से भी है। अब एक और बात और मैं इस पे मेंशन करूंगा, जो तीसरा संपर्क जिसका हम जिक्र अभी करना भूल गए, वो ये है कि संघ की बैठक यहाँ चल रही है और अरविंद भदौरिया संघ की पृष्ठभूमि से हैं। कल संघ प्रमुख कुछ मंत्रियों से मिले भी थे, कुछ के नाम सामने आए, कुछ के नहीं आ पाए, क्योंकि आरएसएस की मीटिंग में वैसे भी मीडिया को के लिए बहुत ज्यादा खबरें वहां से आती नहीं, क्योंकि वो अलाउ करते नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए वहां मिले होंगे तो फिर तो उधर भी देखना होगा कि क्या वहां किन किन लोगों से मिले,
और क्या हुआ, तो ये पूरा चेन जो है वो प्रशासन तलाशने की कोशिश करेगा। जी, कल हालांकि हमने देखा भी था शारदा विहार सैनिटाइज करने का काम चल भी रहा था, हमारे सहयोगी शरद ने इस जानकारी को दिया था। एक और संक्षेप में एक और चीज ये भी जानना चाहेंगे कि आज भी मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा होने वाली थी सीएम की, तो क्या अब इसकी वजह से वो प्रभावित हो सकती है? अभी तक तो नहीं है, हमारी बात हुई वहां सोर्सेज से, तो अभी तक तो ऐसा कोई सीएम के प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि वहां ये कहना था कि सीएम से मिलने आने वाले और मिलके जाने वाले के बाद भी वो पूरा उनका जो जिस जगह वो मीटिंग कर रहे होते हैं वो सब सैनिटाइज होता है। तो और उन्हें वो खुद भी रिकॉर्ड रखते हैं कि किन से बहुत करीब से उनका संपर्क हुआ है, मतलब जो कोरोना को संक्रमण फैलाने लायक करीबी संपर्क किससे हुआ है जी। तो ये सब वो ध्यान रखते हैं। तो वो कहना है कि अभी ऐसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है और सीएम के जो प्रोग्राम है वो यथावत अभी तक तो जारी हैं। दीपेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जिस तरह से पूरी जानकारी दे रहे थे कि अब स्पष्ट तौर पर अभी कुछ भी खुलकर सामने नहीं आया। हालांकि ये भी हो सकता है कि फर्स्ट जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव हो, बाकी की नेगेटिव आ सकती हैं और सेकेंड रिपोर्ट आना भी बाकी है। इस वक्त हमारे सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, आपके पास क्या और ताजा जानकारी? जी दीपेश, बिल्कुल। अब जो सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया हैं वो चिरायू अस्पताल में भर्ती हैं और जैसा कि अभी प्रवीण सर ने बताया कि अभी कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है, यानी किन किन के संपर्क में मंत्री आए थे, क्योंकि उनके निवास पर भी मिलने जुलने वालों का सिलसिला लगातार चला रहता है। कैबिनेट बैठक थी तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग पहुंचे होंगे वहां पर, तो कैसे उन तक ये संक्रमण फैला, कैसे किन किन लोगों के वो संपर्क में आए थे और किस तरह से जो उनका विभागीय स्टाफ है कौन कौन उनके संपर्क में रहा था। तो अब इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री की तलाश की जा रही है। बाकी फिर जो जो उनके संपर्क में आए होंगे उनको क्वारंटीन किया जाएगा और जो लोग हैं उनको भी चिन्हित किया जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि अभी बाकी की रिपोर्ट्स भी आना बाकी है, लेकिन एक बात ये भी है कि कैबिनेट बैठक में भी वो शामिल हुए थे, तो ये भी देखा जाएगा कि आखिर किन किन मंत्रियों के वो संपर्क में रहे थे। अगर बहुत ज्यादा उनका संपर्क रहा है तो फिर बाकी के जो मंत्री हैं उनका जो टेस्ट है, अगर ये कहा जाएगा कि जरूर उनका टेस्ट भी कराया जाए, क्योंकि इससे पहले जब राज्यसभा चुनाव से पहले जब यहाँ पर भाजपा दफ्तर में बैठकें हुई थी तब जो विधायक हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव निकले थे, तो उनके संपर्क में आने वाले करीब 6 से 7 जो विधायक है वो जेपी अस्पताल पहुंचे थे और उन्होंने भी अपना चेकअप कराया था। यानी एहतियातन अगर जो सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के संपर्क में अगर कोई मंत्री आता है तो वो भी अपना चेकअप करा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये तय नहीं है कि कौन कौन जा सकता है कौन कौन नहीं जाएगा। ये बाद में ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर कौन उनके संपर्क में आया था। जब तक कॉन्ट्रैक्ट जो हिस्ट्री है उनकी तलाश नहीं की जाती है तब तक ये कह पाना मुश्किल होगा कि कौन कौन से मंत्री हैं, कौन कौन से जो उनके कर्मचारी हैं या फिर विभागीय स्टाफ है जिनकी उनसे वो आप कहीं ना कहीं अब तलाशने की बात निकल कर सामने आ रही है और वही कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री जब देखी जाएगी उसके बाद की फिर आगे की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे थे कि मंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब बाकी की डिटेल्स निकालने का काम चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा देते हैं। राजधानी में कोरोना का एक बार फिर ब्लास्ट हुआ है। 190 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। मरीजों में एक मीडियाकर्मी भी शामिल है। तो यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर से राजधानी भोपाल में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। 190 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसी तरह जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है यही वजह है कि कल से एक बार फिर से लॉकडाउन शुरू होने जा रहा है। कल एक बार फिर से 10 दिनों के लिए राजधानी भोपाल को लॉक किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, लगातार एक के बाद एक आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन क्या व्यवस्थाएं उस तरह की दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि कल से लॉकडाउन एक बार फिर देखने को मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त क्या लोगों को जागरूक रखने के लिए भी कोई उपाय होंगे? देखिए दीपेश, जिस तरीके से राजधानी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है और बहुत ही तेजी के साथ दुगनी और तिगनी स्पीड से ये मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पहले जो संक्रमण था वो एक सीमित दायरे तक रहता था, लेकिन जिस रफ्तार से अब इसमें संक्रमण की जो रफ्तार है वो पूरे शहर के चारों तरफ देखने को मिल रही है। ना केवल एक चिन्हित जगह से बल्कि पूरा शहर अब कोरोना की चपेट में धीरे धीरे आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, एक ही परिवार के कई एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं और जो रिपोर्ट आई है उनमें ज्यादातर लोग वो लोग हैं जो कामकाजी वर्ग हैं। यानी कि जो अनलॉक फेज 2 के दौरान
व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी हैं, लोगों का दफ्तर जाना शुरू हुआ है। ये एक बड़ी वजह रही है कि संक्रमण लोगों को चपेट में आसानी से लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और यही वजह है कि आंकड़ों में भी लगातार बहुत तेजी के साथ इजाफा देखने को मिल रहा है। अनलॉक फेज 1 तक हम कह सकते हैं कि स्थिति थोड़ी हद तक कंट्रोल में थी, हालांकि लॉकडाउन की तुलना में आंकड़े उसमें भी बड़े थे, लेकिन अनलॉक फेज 2 यानी 1 जुलाई से जो मामले सामने आ रहे हैं उनकी स्पीड और उनकी तेज हो चुकी है कि अब ग्राफ बहुत से बढ़ता ही चला जा रहा है। बिल्कुल, और ये आंकड़ा जो बढ़ रहा है इसमें अधिकतर अगर देखा जाए तो फ्रंट लाइनर ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रखे हैं, यानी कि जो वॉरियर्स थे वो अब संक्रमित होते हुए नजर भी आ रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। भोपाल में 24 जुलाई रात 8 बजे से 3 अगस्त तक 10 दिनों तक टोटल लॉकडाउन रहने वाला है। लॉकडाउन 4 अगस्त को सुबह 8 बजे खोल दिया जाएगा। इस दौरान सब्जी, दूध, दवाई जैसी जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी, उद्योग भी चालू रहेंगे, लेकिन बाकी दफ्तर बंद कर दिए जाएंगे। तो अब यह लॉकडाउन जो रहेगा उसमें थोड़ी सख्ती और देखने को मिलेगी। बेवजह घरों से बाहर न निकलने की अपील भी लगातार की जा रही है। कोरोना की व्यापकता को देखते हुए ऐसा तय किया है कि 24 तारीख मतलब परसों रात को 8 बजे से यानी 25 तारीख को सुबह से 10 दिन के लिए पूरा भोपाल लॉकडाउन रहेगा, अथवा 4 तारीख को सुबह, 4 तारीख की शाम, 3 तारीख की शाम तक दस दिन के लिए पूरा रहेगा। ये इसमें दवाइयां, सब्जी वाले जो सब्जी के ठेले हैं कॉलोनियों में जाते हैं वो, दूध की दुकान, इंडस्ट्री और जो सरकारी राशन की दुकानें हैं ये खुले रहेंगे। बाकी पूर्णतः लॉकडाउन भोपाल रहेगा। भोपाल के अंदर कोरोना की तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी जनता से अपील की है। 24 जुलाई की रात से 10 दिनों के लॉकडाउन को लेकर उन्होंने अपील की है। भोपाल में कोरोना की स्थिति और नागरिकों के हित में यह फैसला लिया गया है। आवश्यक वस्तुओं की जो आपूर्ति है वो जारी रहेगी। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और सावधानी बरतें, यह अपील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजना, किस तरह की व्यवस्थाएं अब शुरू की जा रही हैं कल होने वाले लॉकडाउन को लेकर? जी दीपेश, बिल्कुल मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और कोरोना के केस को कम करने के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया है कि अब भोपाल में टोटल लॉकडाउन रहेगा, यानी 25 जुलाई की सुबह से लॉकडाउन की शुरुआत होगी जो कि 3 अगस्त की रात तक रहेगा। और यही वजह है कि आज और कल यानी 2 दिनों तक जो बाजार है वो पूरी तरह से खुले रहेंगे, यानी लोग अपने ज़रूरत का हर सामान खरीद लें। और इस बात को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा था कि लोगों को 2 दिन का वक्त दिया गया है, यानी ज़रूरत का वो हर सामान खरीद सके। लेकिन फिर भी लॉकडाउन के दौरान जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो लगातार जारी रहेंगी। दूसरी तरफ जो दूध, किराना और सब्जी की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, यानी लोगों को जरूरत के सामान की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लोगों का घरों से निकलना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, यानी सरकार की कोशिश है कि लोग जागरूक रहें और कम से कम यानी बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें। क्योंकि जब लॉकडाउन था उसके बाद मध्य प्रदेश में कोरोना के केसेस में कमी आई थी, लेकिन अब जिस तरह से अनलॉक हुआ है उसके बाद से
धीरे धीरे जो कोरोना के केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और हर एक व्यक्ति इसकी जद में आ रहा है। तो ऐसे में लोगों की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी ना तो लोग जब बाजार में निकलते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। यही वजह है कि अब इस पर ब्रेक लगाना बहुत ज्यादा आवश्यक हो चुका है, क्योंकि जो लगातार सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही थी उसको ब्रेक करना है और यही वजह है कि अब लॉकडाउन लगाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में अनलॉक 2 में बेकाबू हुए कोरोना संक्रमण के चलते एक बार फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसका आज दूसरा दिन है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6000 के करीब पहुंच चुका है। लॉकडाउन के चलते पुलिस सक्रिय है और इस बार नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बेवजह घर से निकलने पर जेल भी आपको हो सकती है। तो यही अपील हम भी आपसे कर रहे हैं कि अगर जरूरत न हो तो फिर घर में रहिए, आराम करिए, घर से काम करिए, लेकिन सड़कों पर मत निकलिए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ममता, आज दूसरा दिन और आज किस तरह से तस्वीरें नजर आ रही है? क्या वाकई में लोग अब जागरूक हो चुके हैं या फिर अभी भी सख्ती देखने को मिल रही है? देखिए, राजधानी रायपुर में लॉकडाउन का ये दूसरा दिन है और अगर हम बात करें तो चौक चौराहे पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और हर किसी की जांच की जा रही है। जाहिर तौर पर प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी को भी नियम उल्लंघन की छूट नहीं दी जाएगी। ये जरूर है कि जो उन लोगों की ड्यूटी है वो जो इमरजेंसी ड्यूटी है उन्हीं को छूट दी गई है। हालांकि अगर हम बात करें तो आम दिनों में ये जो सड़क है उसमें जिस तरह की भीड़ रहती है वैसी भीड़ नहीं नजर आ रही। आप देखेंगे कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। केवल जो अस्पताल में काम करने वाले कर्मी हैं या फिर जिनकी जो कोरोना वॉरियर्स हैं वही निकल पा रहे हैं। इसके अलावा जो पहले लोग ये होता था कि लोग मास्क नहीं लगाते थे, लेकिन चूंकि यहाँ से थोड़ी दूर पे तेलीवाला थाना है तो थाने के चौक पे ही पुलिस वाले तैनात है, अलग अलग चौक पे पुलिस वाले तैनात है। तो बिना मास्क के कोई भी शहर में घूमने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। कल पुलिस ने के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं और कलेक्टर भी इसमें शामिल हुए थे, एसपी शामिल हुए थे, फ्लैग मार्च भी निकाला गया था। तो जाहिर तौर पर ये इन सब चीजों ने एक मैसेज तो दे दिया है कि कहीं न कहीं अब इस बात को लेकर तय कर लिया गया है कि या आप जो नियम कायदे बनाए उसका पालन करिए और नहीं तो तैयार रहिए दूसरी तरह की स्थिति के लिए। तो जाहिर तौर पर इन तमाम चीजों को लेकर और साथ में लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। कल तो अल्टीमेटम देकर कुछ लोगों को छोड़ा भी गया था, लेकिन आज तो ये कह दिया गया है कि आज कोई गुंजाइश नहीं बचेगी कि आप किसी तरह का बहाना बनाएंगे कि मुझे जानकारी नहीं थी या मैं साइकिलिंग के लिए निकल गया था या टहलने निकल गया था और आने में देर हो गई। तो जाहिर तौर पर साफ तौर पर यह इशारा कर दिया गया है और हर किसी से वाजिब कारण अगर नहीं बता पा रहे हैं तो पुलिस के लोग जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए कि लगातार अब सख्ती देखने को मिल रही है और कार्रवाई के लिए भी चेतावनी दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। गैंगस्टर विकास दुबे का 9 जुलाई का एक और एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है, जिसमें विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास ऑटो से उतरकर सीधे उस फूल वाले की दुकान पर जा रहा है जिसने सबसे पहले विकास दुबे की पहचान की थी। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि विकास दुबे बिना किसी डर के बैग लेकर फूल की दुकान की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही विकास दुबे की पहचान के मामले में महाकाल मंदिर के प्रशासन की तरफ से 6 से ज्यादा कर्मचारियों के लिए पुलिस की इनाम राशि के लिए दावा किया गया है। इनाम राशि किसे दी जाए ये तय करने के लिए 3 अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है, जबकि विकास दुबे की पहचान उस फूल वाले ने की थी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद निगम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, ये एक और वीडियो सामने आया, अब जिस फूल वाले का जिक्र हो रहा है क्या दावा उसका भी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विकास दुबे ने यहाँ पर सरेंडर किया, उसके बाद गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से यहाँ पर सब कुछ ड्रामा चला है, उसके बाद अब नए नए वीडियो और नए नए खुलासे भी सामने देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से आज जिस तरह से एक वीडियो सामने आया, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि विकास दुबे किस तरह से खुलेआम वहाँ पर घूम रहा है, मुंह पे मास्क भी नहीं लगाया हुआ और एक बैग लेकर उसी दुकानदार के वहाँ पे जा रहा है जो सबसे पहले दावा कर रहा था कि उसने सबसे पहले देखा और उसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी है। लेकिन इधर जो कानपुर एसपी की तरफ से जो एक लेटर उज्जैन
पुलिस को मिला है, जिसमें इनाम राशि किसे बांटी जाए उसको लेकर भी यहाँ पे एक समिति बनाने की बात कही गई है। लेकिन अपने अपने दावे यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं। इधर पुल वाला जो है वो कह रहा है कि सबसे पहले उसने उसको देखा था और उसी का हक बनता है उस रिवॉर्ड पे। लेकिन महाकाल जो समिति है वो उनका भी मानना है कि यहाँ के भी 6 जो है जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी इसको पकड़ने में काफी मदद की थी और उनको भी ये इनाम मिलना चाहिए। तो अलग अलग दावे भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पुलिस भी इस पे अपना दावा लगाएगी। ये तय है कि पुलिस के कर्मचारी भी इसमें शामिल थे, पुलिसकर्मी भी शामिल थे, और देखना होगा कि अब ये जो 5 लाख का इनाम है वो बिल्कुल ये किससे मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद साह तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में नगर पालिकाओं के चुनाव और उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य के 3 नगर निगम, 1 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों में पार्षदों के चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। मगरलोड नगर पंचायत के वार्ड 11 में पार्षद पद के लिए उपचुनाव होगा। वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। वोटर लिस्ट का प्रकाशन 9 सितंबर को किया जाएगा। 18 सितंबर तक दावा आपत्ति ली जाएगी। वोटर लिस्ट का उसके बाद अंतिम प्रकाशन 12 अक्टूबर को हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भोपाल में आज संघ के वर्किंग ग्रुप की बैठक का तीसरा दिन है। बैठक में देश के मुद्दों के साथ साथ कोरोना संकट समेत मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज की समीक्षा होगी। भोपाल के शारदा विहार में चल रही इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हो रहे हैं। कल संघ पदाधिकारियों के साथ स्वदेशी अभियान पर संघ की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही कोरोना के दौरान और बाद के हालातों पर भी मंथन हुआ। खबर है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों से भी मुलाकात की है।